नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बेहद सीरियस और वायरल ट्रू क्राइम सोर्स मटेरियल की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी है कोलकाता में हुई उस दुखद घटना की जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। अब हमारा मकसद यहाँ किसी भी पक्ष को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम एक कदम पीछे हटकर निष्पक्ष रूप से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस नैरेटिव यानी इस पूरी कहानी का ताना बाना आखिर बुना कैसे गया है, इसमें किस तरह की साजिश का दावा किया गया है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। जरा सोचिए, एक पिता को अचानक एक सीनियर डॉक्टर का फोन आता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो सर, कृपया जल्दी अस्पताल आ जाइए, आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। एकदम सीधा, सर्द और सुन कर देने वाला संदेश। बस यहीं से इस सोर्स मटेरियल का पूरा सस्पेंस और ड्रामा रफ्तार पकड़ लेता है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और पहला टकराव हमारे सामने आता है। एक तरफ है अस्पताल का आधिकारिक दावा जो रातों रात इसे आत्महत्या घोषित कर देता है, और दूसरी तरफ है वो माता पिता जिन्हें 100% यकीन है कि उनकी बेटी के साथ कोई भयंकर साजिश हुई है। ये आत्महत्या बनाम हत्या का विरोधाभास ही वो इंजन है जो इस पूरी मिस्ट्री को आगे धकेलता है। जासूस की यात्रा, सुराग और विरोधाभास। चलिए अब सीधे इन्वेस्टिगेशन वाले हिस्से पर चलते हैं। तो जांच शुरू होती है और सोर्स मटेरियल के मुताबिक क्राइम सीन एक तरह से बिल्कुल क्लीन है। मतलब वहां सिगरेट के टुकड़े पड़े हैं लेकिन कोई फिंगरप्रिंट नहीं, डॉक्टर का चश्मा है उस पर भी कोई फिंगरप्रिंट नहीं, लगभग सारे सुराग मिटा दिए गए हैं। लेकिन रुको, एक चीज छूट जाती है, ईयरबड्स की एक जोड़ी जिस पर स्पष्ट रूप से पीड़िता के फिंगरप्रिंट मौजूद हैं, और यही अकेला सुराग पूरी जांच की दिशा को मोड़ कर रख देता है। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर। पुलिस की जांच चली रही होती है कि पीड़िता की मां का एक बयान सामने आता है। उनका कहना है कि उनकी बेटी ने तो कभी ईयरबड्स का इस्तेमाल किया ही नहीं था, तो फिर उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स कैसे आए? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी आत्महत्या वाली थ्योरी को एक झटके में पलट कर रख देता है। इसी विरोधाभास के आधार पर कहानी अपना निष्कर्ष निकालती है। डिडक्शन ये है कि वो ईयरबड्स निश्चित रूप से हत्यारे के ही रहे होंगे, और जब पीड़िता अपनी जान बचाने के लिए उससे संघर्ष कर रही थी, हाथापाई कर रही थी, तब उसके हाथ उन ईयरबड्स पर लग गए। ये वो पल है जहां नैरेटिव पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है। अब ये सुसाइड केस नहीं बल्कि एक फुल ब्लोन मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन चुका है। अब इस टाइमलाइन पर गौर कीजिएगा। सोर्स मटेरियल यहाँ बड़ी चतुराई से सीसीटीवी फुटेज के टाइम स्टैम्प्स का इस्तेमाल करता है। दोपहर के 3:30 बजे से लेकर शाम 4:05 तक महज 35 मिनट की ये खौफनाक विंडो, और इन 35 मिनटों में अजय नाम के एक संदिग्ध को छोड़कर कोई और उस सेमिनार हॉल में नहीं गया। शक की सुई अब पूरी तरह से अजय पर आकर टिक जाती है। साजिश का पर्दाफाश, छिपा हुआ मकसद। यहाँ से कहानी एक बहुत बड़ा टर्न लेती है। संदिग्ध अजय के पकड़े जाने के बाद जो कहानी सामने आती है वो किसी बुरे सपने जैसी है। एक सीधा साधा मर्डर केस अचानक एक हाई स्टेक्स व्हिसल ब्लोअर कॉन्स्पिरेसी में बदल जाता है। बताया जाता है कि अस्पताल के अंदर ही अंगों की तस्करी का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। एक घायल मजदूर लाया जाता है और इलाज के बजाय उसके अंग निकालने की योजना बनती है। हमारी पीड़िता यानी डॉक्टर ममता इसे सुन लेती हैं और वो धमकी देती हैं कि वो इस पूरे काले धंधे का पर्दाफाश कर देंगी। और इसके पीछे का मकसद लाखों से लेकर करोड़ों रुपए। इसे ऐसे समझिए, कुछ रुपयों के बिल के लिए एक गरीब मरीज का इलाज करने के बजाय उसके लिवर, किडनी और फेफड़े निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचने का ये पूरा खौफनाक बिजनेस था। ये वो वित्तीय मकसद था जिसे बचाने के लिए किसी की जान लेना इस सिंडिकेट के लिए बहुत छोटी बात थी। कहानी के अनुसार ममता उस अवैध सिंडिकेट के लिए एक डबल थ्रेट यानी दोहरा खतरा बन चुकी थी। एक तरफ तो वो प्रिंसिपल से शिकायत करने की तैयारी में थी, जो कि इंटरनल खतरा था, लेकिन दूसरी तरफ और शायद सबसे बड़ा खतरा ये था कि उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसे सोशल मीडिया पर लीक करने की धमकी दे दी थी। मतलब बात अब बाहर निकलने वाली थी। और यहीं से आता है अल्टीमेट बिट्रेयल, या कहें सबसे बड़ा धोखा। कहानी दावा करती है कि अस्पताल की लीडरशिप ने ही अपनी कुर्सी और इस काले साम्राज्य को बचाने के लिए उस व्हिसल ब्लोअर की हत्या का आदेश दे दिया। कातिल को साफ साफ कह दिया गया था कि उसे पैसे भी मिलेंगे और ऊपर से पूरी कानूनी सुरक्षा भी दी जाएगी, बस काम हो जाना चाहिए। एक खौफनाक अपराध और उसका क्रूर परिणाम। अब हम इस नैरेटिव के सबसे डार्क और खौफनाक हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं।
जरा उस रात हत्यारे की मानसिक स्थिति के बारे में सोचिए। सोर्स मटेरियल दावा करता है कि वो भारी नशे में धुत था। एक रेड लाइट एरिया से निराश होकर लौटने के बाद उसके अंदर एक शिकारी वाली मानसिकता हावी थी और ठीक उसी वक्त उसे हत्या का ये ऑर्डर मिल जाता है। नशा, कुंठा और ऊपर से मिला आदेश, ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा करती हैं जिसका अंजाम बेहद दर्दनाक था। लेकिन जो बात रूह कंपा देती है वो है पकड़े जाने के बाद उसका बर्ताव। पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान जब उससे पूछा जाता है तो वो एक लाइन में कहता है, मुझे कोई पछतावा नहीं है, बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड। खलनायक के किरदार में कोई झिझक नहीं, कोई अफसोस नहीं। नैरेटिव यहाँ ये स्थापित करता है कि इंसानियत किस हद तक गिर सकती है। और फिर आता है इस ड्रामे का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट, विजिलेंटे जस्टिस यानी भीड़ का न्याय। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि पुलिस खुद कानून को ताक पर रख देती है। वो उस अपराधी को गिरफ्तार करके कोर्ट ले जाने के बजाय जानबूझकर एक गुस्से में भड़की हुई भीड़ के हवाले कर देती है ताकि उसे पीट-पीट कर मार डाला जाए। ये एक ऐसा फिल्मी अंत है जो व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनियर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब मीडिया और सोशल मीडिया पर किसी असली त्रासदी को इस हद तक नाटकीय बनाकर पेश किया जाता है, जहां भीड़ का न्याय भी सही लगने लगे, तो ये सब असल दुनिया में हमारे इंसाफ देखने के नजरिए को कैसे प्रभावित करता है? क्या हम सच्चाई की तलाश कर रहे हैं या सिर्फ सनसनीखेज कहानियों के बहकावे में आ रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।